हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट एक्सप्रेस। एलिमेंट एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग रेजोनेंस का पार्ट 6 को डील करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि भाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर का आइडिया किस प्रकार से लगाया जा सकता है। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से समझा कि रेजोनेंस क्या होता है, हम लोगों ने समझा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा कि किस प्रकार से कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक आयन है और हमने उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसका बना, आखिर उन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में से किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कम होगा। इस चीज के लिए हम लोग आज रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं कि भाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड किया जाता है। और मेरा विश्वास कीजिए, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर में तनिक भी कोई परेशानी नहीं होगा। 100% कैनोनिकल स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी ऑर्डर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड किया जाता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहला रूल को, जिसके माध्यम से पता चलेगा कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो देखिए, पहला रूल काफी सिंपल है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी हम शॉर्ट में चीजों को लिखेंगे, फिर बाद में एक प्रॉपर नोट्स आपको बना देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या ज्यादा होगा। समझ रहे? अगर कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या ज्यादा है, ठीक, तो उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। यह है पहला पॉइंट। मतलब मान लीजिए कि भाई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जिसके पास दो कोवैलेंट बॉन्ड है और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जिसके पास तीन कोवैलेंट बॉन्ड है, तो तीन वाला ना ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दो वाला। ठीक है, चलिए बाकी एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल समझते हैं। सेकेंड रूल क्या है? मान लीजिए आपके पास दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और एक ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें प्रेजेंट सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, अर्थात उन सारे एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसके सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू जिसके सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। आई होप आपको सेकेंड रूल क्लियर होगा। पहला एकदम सिंपल है भाई, जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। और दूसरा रूल कहता है कि देखिए वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा। किससे? वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो उससे। ठीक है, अब हम लोग समझने चल रहे हैं थर्ड रूल। काफी सिंपल रूल है। थर्ड रूल कहता है कि मान लीजिए एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ना चार्ज्ड है और एक बिना कोई चार्ज का है। समझ रहे हैं? एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसपे चार्ज है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे दोनों, मतलब चार्ज है, और एक पे चार्ज नहीं है। तो जो बिना चार्ज वाला है, समझ रहे हैं, जो विदाउट चार्ज वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो होगा मोर स्टेबल। समझ में आ रहा बात? वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें कोई चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा कंपेयर टू वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट रूल में, चौथे रूल को अब समझते हैं। ठीक है, चौथा रूल कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर आए, उसमें से दोनों के पास चार्ज प्रेजेंट है, पहले पे भी चार्ज है और दूसरे पे भी चार्ज है। अगर दोनों पे चार्ज है तो क्या करना है कि हम इसमें दो केस समझ लीजिए। इसमें दो केस है। बोला ये जो चार्ज है ना, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, एज्यूम कीजिए पहला पे भी पॉजिटिव और दूसरे पे भी पॉजिटिव। तो बोला पॉजिटिव चार्ज ना लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है और एक में
जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है, तो जो कम वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ज्यादा वाला। ठीक है, चलिए समझते हैं दूसरा। मतलब सिंपल सा बात है भाई, प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। इन द सेम वे, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस है और एक दूसरा जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर माइनस रहा ना तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। इसी के अंदर एक तीसरा केस समझिए। देखिए, ये तो था कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बोला भाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। ये था कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को होना चाहिए। अब एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में प्लस भी है माइनस भी है। तो इस केस में क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, के बीच का जो डिस्टेंस है अगर कम रहा, समझ रहे, प्लस और माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर कम रहा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, किसके तुलना में? उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के तुलना में जिसमें प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब एक केस और यहां पे बन सकता है। वो एक केस और क्या है कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे ना, इसके बीच का दूरी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो हम लोग जानते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होता है। अगर अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो रिपल्सन स्टेबिलिटी को घटाएगा। अगर इसका मतलब है कि ये दोनों जो है, सोचिए कब हमको रिपल्सन कम से कम होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि अगर रिपल्सन कम होगा तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। आई होप आपको यहां तक का बात क्लियर होगा। चलिए अब समझते हैं पांचवें रूल को। पांचवा रूल क्या कहता है? पांचवा रूल कहता है कि मान लीजिए दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, उसमें से एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है। देखिए, अभी हमने बताया नहीं है कि एरोमेटिक कैसे पहचाना जाता है, नॉन एरोमेटिक कैसे पहचाना जाता है, लेकिन ये आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी के लिए बस उस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है, तो जो एरोमेटिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? जो एरोमेटिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये कैसा माना जाएगा? मोर स्टेबल। बस यही 5 रूल आपको ध्यान में रखना है और यही 5 रूल से आपका अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, हमने आपको जो भी रूल समझाया उन सारे रूल को प्रॉपर वे में हमने नोट कर दिया है। बस इसको एक मर्ते रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या ज्यादा होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है। यही बात आपको पहले बताया गया, ध्यान रखिए। जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट है कि भाई वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है। समझिए, किससे ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, उससे ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट बोला गया विदाउट चार्ज वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज वाले कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। हमने आपको बताया कि भाई वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसपे चार्ज प्रेजेंट है और एक पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे चार्ज नहीं है, तो जिसपे नहीं है वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसपे चार्ज है। ठीक है, फिर समझिए अगला केस। बताएगा कि मान लीजिए कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर पे चार्ज है। अगर चार्ज है तो बताइए कि देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। समझ रहे बात? मतलब दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दोनों में प्लस है, तो वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। यही बात हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया, उसी बात को लिखा हुआ है ना, कि भाई जो नेगेटिव चार्ज है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। फिर बोला जो अपोजिट नेचर का चार्ज है, यानी कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए।
प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस अगर कम रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसलिए बोला गया प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। इन द सेम वे क्या बोला गया कि सेम नेचर के जो चार्ज होंगे ना, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन कम से कम होना चाहिए। एंड एक लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट था वो ये था कि देखिए जो एरोमेटिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो नॉन एरोमेटिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। यही 5 रूल है जिससे आप किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन उससे कम स्टेबल होगा। इस बात का बेहतरीन ढंग से आप आइडिया लगा सकते हैं मात्र ये 5 पॉइंट से। और अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इन सारे बातों का क्या मतलब है। एग्जाम्पल के माध्यम से ना ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो आप पहले इसको बेहतर ढंग से पहले एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल को डील करते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जानना और जरूरी है। देखिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम लोगों ने चूंकि 5 रूल पढ़ा, तो हो सकता है किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का आप स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, एक है ए और एक है बी। मान लीजिए आपने रूल पढ़ा, एक रूल के हिसाब से लग रहा है ना कि ए ज्यादा स्टेबल होगा और बी कम स्टेबल होगा। समझना आराम से कि भाई एक रूल को हमने पढ़ा, उस रूल से पता चल रहा है कि ए ज्यादा स्टेबल और बी कम स्टेबल है। लेकिन उसी सेम एग्जांपल के लिए जो दूसरा रूल है वो दूसरा रूल के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि भाई बी वाला ना ज्यादा स्टेबल है, ए वाला कम स्टेबल है। मतलब इन 2 एग्जांपल का स्टेबिलिटी हमको डिसाइड करना है और जो अलग अलग रूल है ना वो एक दूसरे का अपोज कर रहा है। एक रूल के हिसाब से लग रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा और एक रूल के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया तब क्या करेंगे? तो बोला जब कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो आप उस केस में एक ही रूल से डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, वो होगा आपका ऑक्टेट रूल। यही बात नोट में लिखा गया है कि अगर एक से अधिक रूल एक दूसरे का अपोज करेंगे ना तो आप उस समय कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर डिसाइड कर पाइएगा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। मतलब वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें सारी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा कंपेयर टू अदर। यही बात नोट में लिखा गया है ना, कि यदि एक से अधिक रूल एक दूसरे को अपोज करे तो उस केस में ऑक्टेट रूल से स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए वो 5 रूल जो आपको बताया गया और ये नोट का बात, इतना बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये है, देखिए आपके सामने टोटल 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आप ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन को और डिसाइड करके बताइए, सोचिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आराम से आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पहला क्वेश्चन के ऊपर आप सोचिए और उसके बाद फिर इसको वापस रिज्यूम कर लीजिएगा, है ना। समझते हैं। देखिए पहला केस में रूल काफी सिंपल है ना। आपको बताया गया कि सबसे पहले ध्यान दीजिए ना कोवैलेंट बॉन्ड पे। देखिए जब कोवैलेंट बॉन्ड का बात हो ना तो आप एक बॉन्ड काउंट मत करना, आप सिर्फ काउंट करना पाई बॉन्ड को। बस पाई बॉन्ड ही तो टूट रहा है और बन रहा है, बाकी तो सब चीज फिक्स ही है। तो पाई बॉन्ड को काउंट किया कीजिए, जिसमें पाई बॉन्ड का संख्या ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। पहले कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात पाई बॉन्ड पे फोकस करना है। तो पहला एग्जांपल में देखिए ये एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। एक चीज और, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कैसे पहचानते हैं, है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कोई भी एटम का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज आया होगा बॉन्ड में। समझ रहे हैं भाई? देखिए आप जो एटम यहां पे है वही सारे एटम यहां पे है, कोई एटम में चेंज नहीं आया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और जो भी हमने रूल बताया वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के लिए ही एप्लीकेबल है, ध्यान रखना है। तो अब देखिए हमने बोला पहले आप पाई बॉन्ड को काउंट कर लो। तो देखिए पहला ए नंबर में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 1, ठीक है। बी नंबर में देखिए कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। इसका मतलब एकदम काफी सिंपल कि भाई बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ए से, कहानी खत्म। अब सिंपल वे में चलना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना भाई। इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, इसमें पाई बॉन्ड कम। आपको पता है ना कि भाई डबल बॉन्ड मतलब 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए बी ज्यादा स्टेबल होगा, ए कम स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
बोला बताओ भाई ए और बी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है एक दूसरे के, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो फिर से पहले दिमाग में आना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड। आप देखिए इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात पाई बॉन्ड, हमने बोला शॉर्ट में क्या देखना है, पाई बॉन्ड। तो आप बताइए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है। यहां पे देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहां भी एक ही पाई बॉन्ड है। यानी कि जो पहला रूल हमारा वो काम नहीं कर रहा है, पहला रूल से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पहला रूल यही बोला ना कि भाई जो पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो पाई बॉन्ड से आइडिया नहीं लग रहा है। फिर हम क्या देख पा रहे हैं कि इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कहीं पे कोई चार्ज नहीं है और इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में चार्ज है। तो हमने एक रूल लिखा है तीसरा नंबर में कि भाई जो चार्ज वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होगा, ठीक है ना, जिस पे चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि काफी सिंपल, ए ज्यादा स्टेबल होगा, बी कम स्टेबल होगा, है कि नहीं। चलिए इन द सेम वे आप उन रूलों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तीसरा में कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। देखिए स्टेप वाइज हम लोग समझते हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके डील करना, ठीक ना, समझते हैं। देखिए पहले हर हाल में क्या सोचना है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आप बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, एक पाई बॉन्ड, यहां भी एक पाई बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड वाला से डिसाइड नहीं होगा। फिर हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है ना। कोई एक वो न्यूट्रल रहता, कोई एक चार्ज होता तो हम बोलते हैं न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल, लेकिन दोनों पे चार्ज है। फिर क्या देख पा रहे हैं, दोनों पे माइनस चार्ज है। तो हमने पीछे में रूल पढ़ा कि अगर दो को चार्ज स्पेसीज रहा तब क्या करना है, दोनों पे माइनस है। तो हम लोगों ने पढ़ा अगर माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखते हैं कि ये वाला काम बनता है कि नहीं बनता है। आप बताइए इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो माइनस है वो किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, और इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो माइनस है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक है। यानी कि समझिए इसमें जो माइनस है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और इसमें जो माइनस है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो बी ज्यादा स्टेबल होगा और ए कम स्टेबल होगा, ठीक है। यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया कि भाई बी ज्यादा स्टेबल होगा और ए कम स्टेबल होगा। आई होप आपको ये तीन केस अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अब फोर्थ एग्जांपल को समझते हैं। देखिए ये तीनों में बोला गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए पहले जो पहला नंबर है, ठीक है, पहला नंबर, पहले सबसे पहला काम क्या करना है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो इसमें दिख रहा है हमको कि यहां पे एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड था तो एक ही पाई बॉन्ड है, यहां भी एक ही पाई बॉन्ड है और यहां भी एक ही पाई बॉन्ड है। अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या तीनों में सेम है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड से आइडिया नहीं लगेगा। तो आप दूसरा केस अपनाते हैं, दूसरा रूल को देखते हैं। तो दूसरे रूल के हिसाब से हमको क्या पता चल रहा है कि भाई देखिए ध्यान से देखा जाए तो ए में किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर बी और सी को देखा जाए तो बी में चार्ज है और सी में भी चार्ज है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि विदाउट चार्ज वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये तीनों में भाई यही न्यूट्रल है, यानी कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल। स्टेप वाइज चीजों को छांटते चलना है। अब बच गया बी और सी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड भी सेम, दोनों पे प्लस माइनस है। तो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल अपना लेते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रत्येक एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए इस कार्बन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड, मतलब 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और इस माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब देखिए बीच का कार्बन न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब 4 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 8। अब आइए क्लोरीन पे। क्लोरीन के लास्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस ऑलरेडी कर चुका है, तो कितना हो गया, 6। अब उसमें समझिए 2 गया है बॉन्ड बनाने, तो 2 बॉन्ड बनाने गया, 2 लेके आया, समझ रहे बात, 6 था, 2 बॉन्ड से मिला तो कितना हो गया, 8। इस क्लोरीन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। मतलब सेकंड जो बी नंबर का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें प्रत्येक एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब सी में आइए, सी में देखिए इस कार्बन को, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और आप देखिए इसमें क्या है, प्लस। इसका मतलब है कि इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों का संख्या 6 है जी,
है ना, 8 नहीं है। अब बताइए आगे हम क्यों चेक करें। इसमें तीनों एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें तीनों के लास्ट सेल में 8 नहीं है। पहला ही दिख गया कि इसी कार्बन के पास 6 है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि सी कम स्टेबल होगा और बी ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में बी ज्यादा स्टेबल होगा और सी कम स्टेबल होगा। देखिए यहां पे आप सोच सकते थे कि सर माइनस ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, अब प्लस लेस पे होना चाहिए। तो इसमें माइनस मोर पे है और प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, लेकिन इसमें उल्टा है। तो आप उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि बी मतलब जो सी है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और बी कम होना चाहिए। तो यहां पे समझिए एक तरह से कि ऑक्टेट रूल और ये जो प्लस माइनस का पोजीशन है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो हमने बताया कि जब कभी भी ऐसा हो तो डिसाइड किससे होगा, ऑक्टेट रूल से। तो यहां पे चूंकि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट था इसीलिए बी ज्यादा स्टेबल है और सी कम स्टेबल है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अगले एग्जाम्पल को, 5वें नंबर का एग्जाम्पल को। ये आपको 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया गया है और बोला गया बताइए कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, आराम से समझते हैं, स्टेप बाय चलेंगे तो 100% सही बनेगा। ठीक, देखिए इन चारों कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देखिए और आपको बताना कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल है ना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया कि आप सबसे पहले चेक कर लो कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड का संख्या। तो आप देखिए पहले इसमें बताइए कितने पाई बॉन्ड है, 1, इसमें 1, इसमें 1 और 1 2, इसमें 1 और 1 2। मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि शुरू का जो 2 ऑप्शन है ए और बी, इसमें 1-1 पाई बॉन्ड है और इसमें 2 और 2 पाई बॉन्ड है। मतलब तय है कि सी और डी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू ए एंड बी, क्योंकि देखिए सब में हर किसी पे चार्ज है। ऐसा नहीं कि कोई न्यूट्रल है तो वो ज्यादा चार्ज हो जाए, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा है नहीं। तो सभी पे चार्ज है। उसमें हमको सी और डी में दिख रहा है कि पाई बॉन्ड 2 है और ए और बी में दिख रहा है पाई बॉन्ड 1 है। तो सी और डी ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अब तरीका आराम से सोच ले कि सी और डी में भी ज्यादा स्टेबल कौन। सी और डी में पहले कंपेरिजन कर लेते हैं। ऐसे ही जब बड़ा क्वेश्चन है तो छाट करके तोड़ करके चीजों को बनाइए तो आसानी से बन जाएगा। मतलब अभी इतना बात साफ हो गया कि सी और डी ज्यादा स्टेबल और ए और बी कम स्टेबल। अब सी और डी में देख लेते हैं। सी और डी में पहले अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या दिख रहा है कि माइनस कार्बन पे और प्लस नाइट्रोजन पे, इसमें भी माइनस कार्बन पे प्लस नाइट्रोजन पे। मतलब देखा जाए तो प्लस माइनस सेम एटम पे है। माइनस इसमें भी कार्बन पे, इसमें भी कार्बन पे, प्लस इसमें नाइट्रोजन पे, इसमें भी नाइट्रोजन। अंतर क्या दिख रहा है कि यहां पे प्लस माइनस इतना दूर है और यहां पे प्लस माइनस काफी नजदीक है। तो आप बताइए, पीछे हम लोग रूल पढ़े ना कि प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो आप बताइए, तो डी में और सी में देखिए तो बस डिस्टेंस का ही अंतर है। इसमें डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी कि डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और डी से कम कौन होगा, सी। ठीक है, आई होप आपको यहां का रीजन समझ में आया होगा कि डी क्यों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो डी ज्यादा स्टेबल होगा, सी कम, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस कम है और यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। अब बच गया ए एंड बी। ए एंड बी को देख लेते हैं क्या अंतर है भाई। इस एग्जाम्पल में भी प्लस माइनस कार्बन पे ही है और इस एग्जाम्पल में भी प्लस माइनस कार्बन पे ही। अंतर क्या है फिर? देखिए यहां पे एक चीज क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो माइनस है और ये जो लोन पेयर है, चूंकि लोन पेयर भी एक माइनस की तरह ट्रीट होता है, तो आप देखिए ध्यान से माइनस और लोन पेयर एक दूसरे के नजदीक है। ये भी एक प्रकार का माइनस, समझ रहे ना, सेम नेचर। तो बताइए, तो माइनस माइनस एक मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है भाई, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है, तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे आप देखें तो भाई लोन पेयर और माइनस के बीच का दूरी ज्यादा है। देखिए प्लस माइनस का गैपिंग जितना यहां पे उतना ही गैपिंग यहां पे, लेकिन यहां पे माइनस के बगल में कौन है, लोन पेयर। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, यहां पे रिपल्सन कम होगा। इस कारण से बी ज्यादा स्टेबल होगा और ए कम स्टेबल होगा। आई होप आपको ये रीजन अच्छे से पता चला होगा। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया है तो आज का लास्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए कि भाई इसमें करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड। उससे भी पहले देखिए एक चीज और, इसमें हमको क्या दिख रहा है सबसे पहले कि भाई जो पहला लिखा हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, मतलब तय है कि एक नंबर ज्यादा स्टेबल होगा। और आपको यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, समझ रहे हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों पे चार्ज है, तो एक नंबर ज्यादा स्टेबल होगा। तो उस ऑप्शन को पहले छाटिए जिसमें एक नंबर ज्यादा स्टेबल है।
ए और बी में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन सी में शुरू में 2 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, यहां भी 1 नहीं है, मतलब सी और डी तो गलती से भी आंसर नहीं करेंगे। अब बच गया ए और बी, यानी कि 1 ज्यादा स्टेबल होगा तय है। अब बच गया 2 एंड 3, तो अब देखिए यहां भी 2 ही पाई बॉन्ड, यहां भी 2 ही पाई बॉन्ड। तो अंतर क्या दिख रहा है? अंतर बस इतना दिख रहा है कि इसमें माइनस नाइट्रोजन पे प्लस ऑक्सीजन पे, और यहां पे जस्ट उल्टा, नाइट्रोजन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, मतलब प्लस माइनस का पोजीशन एक्सचेंज हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा दूरी यहां पे जितना है उतना ही दूरी यहां पे है, तो हम लोगों ने पढ़ा है माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे माइनस किस में है? इस पे, और नाइट्रोजन पे क्या है? प्लस। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के तुलना में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस होना चाहिए, नाइट्रोजन पे प्लस होना चाहिए। तो तीसरा ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दूसरा। तो कौन है? वो है ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको यहां पे रीजन अच्छे से क्लियर होगा कि हमने किस प्रकार से कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी को डिसाइड किया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन अब यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, और अगले क्लास में हम लोग समझेंगे, जो अगला वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का पहचान को लेकर के, कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।